पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव वुमेन अचीवर्स टॉक शो में। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं सुनीता धारीवाल मैम। शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर, शी इज़ एन एक्टिविस्ट एंड व्हाट नॉट, सोशल वर्कर भी हैं। बाकी का परिचय हम मैम से इंटरव्यू में ही ले लेते हैं। वेलकम मैम। बहुत शुक्रिया गुरलीन आपका, आपने मुझे याद किया, मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का। वी आर रियली ऑनर्ड मैम। आप हरियाणा से हो? जी जी बिल्कुल, मैं हरियाणा से हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे हरियाणा से कहने के बजाय कि मैं बिल्कुल ही ब्लेंड ऑफ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ हूँ जी। क्योंकि मेरा जन्म मेरा चंडीगढ़ में हुआ, तो मेरी स्कूलिंग और एजुकेशन सब चंडीगढ़ में थी। मेरे फादर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मेरी मदर पंजाब से, तो मेरी मदर टंग पंजाबी हो गई। परिवार के माहौल से और समाज से जो मैंने सीखा वो मुझे हरियाणवी जो डायलेक्ट है वो है, और जो मेरी शिक्षा है उसमें हिंदी इंग्लिश, तो मैं आई एम ए ब्लेंड ऑफ बोथ द स्टेट्स। यस। सो शुरुआती करियर की बात करते हैं मैम। आपका फर्स्ट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट क्या रहा, और ADMT जो अंकित धारीवाल मेमोरियल ट्रस्ट, उसके पीछे विजन और मोटिव क्या रहा? देखिए, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं या फिर हम जब कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तो आई वॉज द वन जिसको मैं बहुत इंस्पायर होती थी देशभक्ति की कहानियों से, स्वतंत्रता आंदोलन के जो हमारे शहीद हैं उनकी कहानियों से, वीरों की कहानियों से। और फिर एक वो जज्बा था कि देश के लिए कुछ करना है ना, वो बढ़ता चला गया। और देश प्रेम का वो भाव जो होता है ना, वो इतना ज़्यादा अंदर जटिल तरीके से बैठ गया। फिर उसके बाद मैं बहुत सारी जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उसमें बहुत पार्टिसिपेट करती थी। लीडरशिप ओरिएंटेशन वहाँ से हो जाती है जब आपको मंच मिलने लगता है स्कूल कॉलेज में। फिर उसके बाद हम लोग समाज में भी हम लोग को लोग रिकग्नाइज़ करने लगते हैं। तो धीरे धीरे मुझे ये लगने लगा, मुझे लगता है कि मैं जब कॉलेज में आई तब तक मुझे ये पता चल गया था कि मुझे देश के लिए करना है, लेकिन क्या करना है ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। पर मुझे लगता था कि मेरी लाइफ डेडिकेट करूँगी मैं। तो उसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन हुआ, और वैसे भी हमारा थोड़ा सा ऐसा बैकग्राउंड है हरियाणा का, वहाँ पर लड़कियों की जिम्मेदारी जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। तो आई वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 16। तो उसके बाद लेकिन वो अंदर जो लगन थी कि मुझे करना है, उस लगन ने मुझे, और मैं ये भी जानती थी कि शिक्षा सबसे बड़ा आपके पास हथियार है, और शिक्षा जो है वही आपको सबल बनाता है। तो शिक्षा को नहीं छोड़ना चाहिए चाहे कैसी परिस्थितियाँ हों। फिर उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया। तो जैसे जैसे प्राइवेट कैंडिडेट जो भी मुझे अवसर मिलता था मैंने उसको पढ़ती रही, और समाज में कुछ ना कुछ जो मेरा कंट्रीब्यूशन था वो करती रही। सबसे पहला अगर मुझे ध्यान आता है, अगर मैं 30-35 वर्ष पीछे जाती हूँ, तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट, जिसे मुझे ये भी नहीं पता था इसे प्रोजेक्ट कहा जाता है, सबसे पहला मिशन जो मेरे मन के अंदर, एक आप सोच लो 17-18 साल की एक लड़की के अंदर एक मिशन जन्म ले गया, वो ये था कि हर लड़की को स्कूल चाहिए, हर लड़की को पढ़ना चाहिए। तो मैं एडवोकेसी करती थी, मतलब गांव-गांव में जाकर के कि लड़कियों को स्कूल भेजो, लड़कियों को वो पहला मिशन था कि शिक्षा ज़रूरी है, लड़कियों को स्कूल भेजो, अवेयरनेस जनरेट। हाँ, अवेयरनेस। और मतलब मैं कोशिश भी ये करती थी कि मैं रिक्शा के पैसे मैं दे दूंगी लेकिन भेज दो, ठीक है। और कई बार तो ये होता था कि मैं खुद ले लेकर छोड़ कर भी आती थी, कोई दिक्कत नहीं हो गई। तो वो एजुकेशन जो था वो पहला मेरा प्रोजेक्ट था, पहला मिशन था कि नहीं, लड़कियों के लिए शिक्षा ज़रूरी, और हर कोई लड़की को भेजते नहीं थे। हमारे समय के अंदर तो कॉलेज जाने में ये बोलते थे कॉलेज गई तो फिर घर नहीं बसेगा, कॉलेज गई तो ये कुछ नहीं करेगी, हाँ ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो उस तरीके से हम वर नहीं खोज पाएंगे, तो वो भी दिक्कतें थी। और हम लोग के समय के अंदर 30-35 साल अगर हम पुरानी बात करते हैं, तब तो बिल्कुल ये होता था कि पढ़ाई लिखाई, कॉलेज तो मतलब ऐसा लगता था कि कॉलेज में अगर लड़की गई तो ये तो हमारे हाथ में तो नहीं रहेगी ना, हाथों से निकल जाएगी, और अच्छी गृहिणी नहीं बन, हाँ अच्छी से वो तो खैर चलो आज तक भी यही हो रहा है। पर ये लगता था कि ये नहीं, मतलब घर नहीं बसा सकती, और ये मतलब हमारे तो हाथ में नहीं रहेंगी। तो कॉलेज से बड़ा परहेज करते थे, कॉलेज नहीं भेजना होता था। तो समहाउ हम लोगों ने जैसे जैसे भी एजुकेशन किया, तो मेरा पहला मिशन जो है वो शिक्षा पर था कि लड़कियों को स्कूल भेजिए, ठीक है। तो आज में मुझे देख करके अच्छा लगता है कि उस वक्त वो जुनून में जिस तरीके से जगह जगह जाना है ना, और लड़कियों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो घर जा के पूछना क्यों नहीं भेज रहे, क्या कारण है ना। तो वो आज मुड़ के देखती हूँ कि 30 साल बाद आज वो स्थिति है कि हमें ये नहीं कहना पड़ रहा कि लड़कियों को स्कूल भेजो, हर लड़की स्कूल जाती है,
ऑलमोस्ट हर लड़की स्कूल जाती है। अगर हम अपनी स्टेट्स की बात करें, अगर पंजाब और हरियाणा देश की सबसे ताकतवर राज्य हैं हम, तो लगभग लड़कियां अब स्कूल जाती हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसे भेज दिए, लोग खुद बस्ता लेकर के लड़की को स्कूल, बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हो चुकी है। हाँ, मतलब ये कहने का भाव है कि बदलाव आया है। हाँ जी। हम हैं जो उसको विटनेस भी कर रहे हैं जी, उसको। जी। ये मेरे पहले प्रोजेक्ट की बात होगी। एंड व्हाट अबाउट ADMT, अंकित धारीवाल मेमोरियल ट्रस्ट? ओके, अब हम उसकी भी बात कर लेते हैं। उसके बाद जैसे मेरी कॉलेज और ये सब वो वक्त था, एक युवा अवस्था की जो जर्नी थी, उसमें मैंने राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए बहुत काम किया, राष्ट्रीय स्तर के कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, और उसमें मैंने 8 स्टेट्स में मैंने काम किया। 8 स्टेट्स में जा कर के मैंने, जिसमें पूरा नॉर्थ था ही, उसके साथ महाराष्ट्र भी जोड़ा हुआ था, तो पूरे के इतनी सारी स्टेट्स में मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की। वो मेरा 10 साल का अर्सा मैंने राष्ट्रीय एकता अखंडता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को दिया, जिसमें देश भर के युवा हैं वो आए, और देश भर के युवाओं को मैंने भेजा। यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय दुबई फेस्टिवल में भेजा, लस्कारे दी रोमा, रोम की सिल्वर जुबली में भेजा। तो मैंने काफ़ी युवाओं को काफ़ी काम किया उस वक्त। फिर उसके बाद करते करते फिर एक और एक्टिविज़म मुझे अलग प्लेटफॉर्म मिला, तो वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म था। तो उसकी जिक्र ना करते हुए, क्योंकि वो भी मुझे उस पर एक अलग चर्चा की जा सकती है कि महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी, मानती हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नेतृत्व की बात हम वहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे बेटे की डेथ हो गई, वो 23 वर्ष का ही था। तो एक रोड एक्सीडेंट में इसको चोट लगी और फिर ब्रेन हैमरेज हो गया, उसके सर में बहुत सारे क्लॉट्स आ गए थे एक्सीडेंट के बाद। तो जब हमने उसको खोया तो मुझे ये इतना अनएक्सपेक्टेड था, अनअपेक्षित था कि पता ही नहीं था करें क्या, है ना। और सबसे था ये कि मेरा बेटा अभी क्रिएटिव तो बहुत था, मास कम्युनिकेशन फाइनल ईयर का स्टूडेंट, तो बहुत सारी टी शर्ट्स वगैरह की डिज़ाइंस बनाता था पंजाबी में ना। तो किसी कंपनी ने उसके को हायर किया था। अभी उस कंपनी ने उसको हायर किया, शायद 20 दिन भी नहीं हुए होंगे, उसकी डेथ हो गई। तो वो कंपनी का एक होता है ना कि वो इंश्योरेंस कराते हैं एम्प्लॉयज़ की, तो वो इंश्योरेंस का जो पैसा था, तो वो LIC की तरफ से जो आए तो उन्होंने टेबल पे रखा, और जब उस पैसे को देखा, मतलब उस चेक को देखा, तो मैं कांप गई थी कि ऐसा पैसा तो भगवान किसी को भी ना दे, हमें पैसे चाहिए ही नहीं। हमने सारी ज़िंदगी पैसे को महत्व नहीं दिया, रिश्तों को दिया, काम को दिया, देश सेवा को दिया, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इस तरीके का पैसा तो ऐसे लगने लगा कि पता नहीं कौन से पापों का फल हमारे सामने ये किस जन्म का रख दिया है इस चेक के रूप में। तो वो बोले कि मैम वापस तो लेके नहीं जा सकते हैं, तो प्लीज़ ये तो आपको रखना होगा। तो बहुत दिन तक वो ऐसे ही पड़ा रहा, मतलब 2, ढाई, 3 महीने तक ऐसे ही रहा। फिर उसके बाद मेरे जो ससुर जी हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं, तो उन्होंने ये कहा कि आपको काम ही करना है ना, आप ये जो है बेटे के नाम से उसकी स्मृति में एक संस्था हम बना देते हैं, ट्रस्ट बना देते हैं, उसमें सारा परिवार जो है कंट्रीब्यूट करेगा, हमारे मित्र कंट्रीब्यूट करेंगे, जो हमारे मिशन को जानते हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे, और इस तरह से वो ट्रस्ट हमने बनाई, अंकित धारीवाल मेमोरियल ट्रस्ट, दैट इज़ ADMT, इज़ पॉपुलरली नोन एज। फिर उसके अंदर हमने प्रोजेक्ट्स हैं, फिर से हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए, और मुझे बड़ी अच्छा लगता है और खुशी मिलती है कि एक की बजाय हज़ारों अंकित, और एक की जगह हज़ारों बेटियां जो हैं वो प्यार करते हैं, वो हमसे जुड़ गए। कमेंडेबल। अच्छा मैम, आपने ADMT की स्टार्ट किया, नो डाउट वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत मुश्किल था उस शेल से निकलना। उसके अलावा परिवार का सपोर्ट तो नो डाउट आपको मिला, सोसाइटल एक्सेप्टेंस कितनी थी? सामाजिक, मुझे ऐसे लगता है कि सामाजिक आपको किस तरीके से समाज आपको स्वीकार करता है, ये ना, ये जो स्ट्रगल है ये बहुत शुरुआत का स्ट्रगल होता है। पहला स्ट्रगल समाज का होता है ना, परिवार का होता है। परिवार अंडर एस्टिमेट करता है कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके भीतर के जुनून को नहीं जानता, परिवार आपके सपनों को नहीं जानता है ना, तो उनका दृष्टिकोण अलग होता है। लेकिन जब आप एक व्यक्ति के रूप में अपने आप को समाज में अभिव्यक्त करते हो, तो सबसे पहला विरोध जो है ना वो समाज से आता है, क्योंकि वो समाज आपको जानता नहीं, आपके काम को उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया। देखिए, किसी भी एक सामाजिक कार्यकर्ता की, सोशल एक्टिविस्ट की जो पहचान होती है ना, आप जाएं कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लोग आपको नहीं अपनाएंगे। ये कुछ ऐसा है जैसे एक डॉक्टर की प्रैक्टिस जमते जमती है, एक वकील की प्रैक्टिस जमते जमती है, ऐसे ही लोग आपको लंबे समय तक आपके मिशन को,
आपकी एक्टिविटीज़ को, आपके सोच को, आपके व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं। फिर ऑब्जर्व करने के बाद ये स्थिति आ जाती है कि आपका खड़े होना मात्र ही बहुत होता है। ये मैं खड़े होना मात्र ही स्थिति मेरी बहुत पहले आ गई थी, इसलिए मुझे समाज से, बल्कि समाज मेरी आज ताकत है, मुझे समाज का कोई विरोध नहीं है, समाज आज मेरी ताकत है। मुझे इतना विश्वास है कि अगर मैं जाकर के पब्लिक में खड़ी होकर बोलूं कि मुझे ये करना है, तो वो आंख बंद करके हैं। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है, जहां आपके लिए लोग आंख बंद करते हो तो आपको अपनी आंखें 4 बार और ज़्यादा बड़ी करके खोलनी होती है, ताकि इनके भले के लिए ही आप काम कर सको। बिल्कुल मैम। ADMT के अंडर आपने बताया कि काफ़ी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। एक मंगला, जिसमें मैंने खुद आपके साथ काम किया था, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन मैनेजमेंट, बिकॉज हमारी सोसाइटी में मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स इज स्टिल अ टैबू। हाँ, बिल्कुल है। हाँ। सो वो ग्रामीण परिवारों में हमने कोशिश किया। करी थी काम करने की। सो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने 27,000 लड़कियों पर काम किया था, मुझे याद है। और एक बड़ी टीम को हमने 120 कार्यकर्ताओं की टीम को, और उनको मोटिवेट करके, उनको ट्रेन करके गांव में भेज करके वो कार्यक्रम था। और ये तब था जब मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा था। मतलब ये बिल्कुल ही पायलट प्रोजेक्ट की तरह था, और कोई संस्थाएं आपको अब दिखाई नहीं देती। लेकिन आज अब इतना अरसे के बाद अगर हम देखें तो लगभग 9 साल हो गए हैं, तो कितनी ज़्यादा संस्थाएं काम कर रही हैं, वो अच्छा है। इसका बहुत ही ज़्यादा था कि बहुत सारी धारणाओं से, मिथ से घिरे हुए थे लोग, है ना। हमारा जो जीवन है, हमें वैज्ञानिक ढंग से जीना, वैज्ञानिक ढंग से जीना, और हमें पूरा सही ज्ञान होना। देखिए, इंसान डरता तब तक है जब तक उसको ज्ञान नहीं है ना। और मिथ्स को भी तभी फॉलो करता है जब तक ज्ञान नहीं है ना। वो अज्ञानता जो है अंधेरा है, और अज्ञानता मिटती है जब कोई दिया लेके चला जाता है, कोई मोमबत्ती उठाकर चला जाता है, कोई समझाता है। तो वो ज्ञान का दिया था जो हमने जलाने की कोशिश की। हमने पहले युवाओं को मोटिवेट किया, उन्होंने आगे जा कर के गाँव में सब मिल कर के किया, तो अच्छा था। और जहाँ तक कभी मासिक धर्म की थोड़ा सा ब्रीफ में ही बात कर लेते हैं। देखिए, मासिक धर्म एक प्रक्रिया है, और ये रोचक इसलिए मैं इसको मानती हूँ कि पूरी धरती पर जितनी मादाएं हैं, सभी को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। चाहे वो चींटी है, छोटा से लेकर बड़ा तक, सारी की सारी मादाएं, ठीक है, उनको मासिक धर्म होता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो हम इंसान हैं और जो बंदर हैं, है ना, ओरंगुटान, ये जो बंदरों की श्रेणी है, इनकी मादाओं को जो मासिक धर्म की प्रक्रिया के अंदर जो एग नहीं मतलब टिकता, मतलब उसको स्पर्म नहीं मिलता, एग को फिर बाहर निकलना होता। इसे भी मैं समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन पहले उस पर आती हूँ कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक बंदर जाति है और मानव जाति है जिसकी इस पूरी प्रक्रिया में जो रक्त है वो अवयोनि से बाहर आता है। बाकी सबके अंदर ये प्रक्रिया होती है, लेकिन वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है। होती सब में है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो मेल और फीमेल ऐसे स्पीसीज भी हैं, वहाँ पर भी ये प्रक्रिया होती है। पर ये बड़ा दुनिया बहुत रोचक बनाई है, और इसके बारे में जो बहुत बहुत अलग अलग घटनाएं बनाई गई हैं वो गलत हैं। एक उसके बारे में ये कहना कि जो लड़कियां हैं वो पूरे पिछले जन्मों का पाप कर्म है, इस वजह से वो लड़की पैदा हो गई, और ईश्वर जो है हर महीने ऐसे आपको पीड़ा दंड देता है, पीड़ा से गुजारता है। तो ये सब फजूल बातें हैं। मतलब इस बातों से तो ऊपर उठ जाना चाहिए। और हाँ, बहुत सुंदर है। और आपको ये हमारी प्रजनन क्षमता की एक प्रक्रिया, प्रजनन प्रक्रिया का एक हिस्सा है ना। तो मुझे लगता है कि अगर आज इस पे बात करेंगे तो बहुत लंबी होगी, तो इस दिन फिर किसी दिन और इस पे करा लीजिएगा कि इस पूरी प्रोसेस और पूरा सब चलने की जागरूकता के लिए हम बात कर लेंगे। बहुत रोचक बातें कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, हम उस वक्त इतना सारा कर पाए। उसके बाद बहुत सारी संस्थाओं ने इस प्रोजेक्ट को किया, और आज मैं गिनती नहीं है कितनी संस्थाएं ऐसी हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। और संक्षिप्त में मेरा ये कहना है कि मासिक धर्म का निपटान पर्यावरण के लिए सही हो और व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए सुविधाजनक हो। ये ज़रूरी है कि निपटान के चक्कर में यदि हम बहुत ज़्यादा प्लास्टिक और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगेंगे जो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी मिट्टी के लिए नुकसानदेह होंगी, तो उससे हमें लगता है हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा।
इसके अलावा मैम वाव वुमनिया लास्या बैंड, काफ़ी फैंसी नेम है, आज एस्टैब्लिश्ड है Right. ये वुमेन फोकलोर बैंड। इसके पीछे क्या विजन था आपका? हाँ, मैं बताती हूँ कि हमारे हरियाणा प्रदेश में स्वर्ण जयंती था, तो हरियाणा सरकार ने मुझे स्वर्ण जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए काफ़ी 5-6 ज़िले, 10 ज़िलों की बात थी, तो उसमें से हम 5 ज़िले किए, लेकिन और भी हमने किए। तो उसमें हमें था कि महिलाओं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, क्योंकि मैं जिस समय को देखती हूँ, अगर आप हमारी एज ग्रुप में आ जाएं तो आज तो समय बदल गया। तो म्यूज़िक की जो लड़कियाँ म्यूज़िक लेती थी ना सब्जेक्ट, वो बाहर जाके ये नहीं बताती थी कि हमने म्यूज़िक सब्जेक्ट ले रखा है, और डांस सब्जेक्ट वाली तो मतलब ही नहीं बनता था, है ना। तो इतनी प्रतिभा होने के बावजूद भी कि रिश्ता नहीं होगा, बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा उन्होंने एमए म्यूज़िक कर लिया, लेकिन साथ में एमए सोशियोलॉजी कर लिया या एमए कोई और सब्जेक्ट कर लिया ताकि बताने के लिए वो हो जाए, उसको पैशन को जगह नहीं थी ना। तो बहुत कम था, अगर मान लो 100 लड़कियां, उसमें से 2 ही लड़कियां हैं जो म्यूज़िक के फील्ड में कुछ काम कर रही थी, 98 ने तो फिर कुछ ना कुछ और किया। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि बहुत प्रतिभा है, ये बहुत औरतें हैं जो गाती हैं। तो फिर हमने ऑडिशंस करके महिलाओं को घरों से निकाला, हमने मौका दिया, और वास्तव में वो इतना अच्छा अनुभव था कि जो उनके पेरेंट्स हैं, जो औरतें बड़ी, मतलब 60 इतनी सीनियर डॉक्टर 60 साल की हो गई, 65 साल की हो गई या 55 साल की हैं, उनका हस्बैंड रिग्रेट करते हुए आते थे, मैम हमसे बड़ी गलती हो गई, काश हमने इसको परस्यू करने दिया होता। तो वो सब चीज़ें थी जब वो उनकी आंखों में आंसू होते थे, मतलब वो बहुत खूबसूरत अनुभव था। तो वो जर्नी हमारी ये, जिसमें हमने कम से कम 200-250 महिलाओं को मंच दे दिया, मतलब 6 महीने की अंतराल में हमने इतना ज़्यादा काम कर लिया था, इतने शोज़ कर लिए थे, खूबसूरत था। फिर उसके बाद था कि हमारे पास बहुत प्रतिभाशाली जो लौट आ गया, तो फिर कि ऐसा क्या किया जाए कि इसकी निरंतरता बनी रहे, क्योंकि स्वर्ण जयंती तो 1 साल है, चली जाएगी, उसके बाद क्या करेंगी, क्या हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो गायन की प्रतिभा को इनकम जनरेटिंग इनिशिएटिव में कन्वर्ट कर सकता हो। तो उसके लिए फिर मेरे दिमाग ने काम किया कि हमें एक गर्ल्स का व्यावसायिक बैंड बनाना चाहिए, और वो है, उसका नाम फिर मैंने पार्वती के नाम पे रखा, लास्य, पार्वती द्वारा किए जाने वाला नृत्य, जो गीत और संगीत की, जिसमें गीत और संगीत दोनों होते हैं, नृत्य तीनों का मिश्रण होता है लास्य, और उसको देवी पार्वती से हमने प्रेरणा लेकर के फिर वो शुरू किया। तो जिसमें ऑडिशन किया तो पूरे उत्तर भारत, क्योंकि अब मैं सिर्फ हरियाणा या पंजाब या चंडीगढ़ की बात नहीं करना चाहती थी, तो मुझे लगा था पूरे उत्तर भारत का एक गुलदस्ता बन जाए, पूरे उत्तर भारत की जो संस्कृति है, उत्तर भारत के जो हमारे लोक फोकलोर्स हैं, है ना, लोक कहानियाँ हैं, लोक गीत हैं हमारे, उनको हम एक जगह कैसे प्रस्तुत कर सकें। तो फिर उसको जब हमने किया, वो उससे भी ज़्यादा सुंदर निकल के आ गया। जब वो प्रतिभाशाली टैलेंटेड वुमेन को हम लोग लेकर आए तो और अच्छा था, और डेफिनेटली उसमें सबकी सहायता मिली, गुरलीन की सहायता मिली, बहुत काम किया, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की उस पर, नीलम खोखा उन्होंने मदद की, अरुण कांत है उन्होंने मदद की, तो जो जिस क्षेत्र में कर सकता था उन्होंने मदद की, और वो बैंड जो है लड़कियों का खड़ा हो गया। और उसके बाद हमने फिर वो जो शुरू हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल्स में जा रहे हैं, काफ़ी पार्टिसिपेट जी, काफ़ी जगह हमने पार्टिसिपेट किया, और वो उसकी आज भी लोग एडमायर करते हैं और याद करते हैं कि मैम बहुत समय से कार्यक्रम नहीं हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड का टाइम था, वो कलाकारों के लिए भी बहुत बुरा समय रहा और सभी के लिए बुरा था। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी जो सीज़न है स्टार्ट हो जाए, फंक्शंस, फेस्टिवल्स, और फिर हम लोग उससे हमारे 3 पर्पस सॉल्व होते थे। एक तो हम लोग अपने भारतीय जो कला और संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार भी होता है, संरक्षण हो रहा है। दूसरा, महिलाओं को आजीविका के साधन मिल रहे हैं, और दूसरा जो कंटेंट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या बना रहे हैं, है ना, तो एक सामाजिक संदेश जाता है कि हम बिना अश्लीलता, बिना दो अर्थी गीत और लिरिक्स गाए बिना भी लोगों को 3 घंटे तक बांध के रख सकते हैं, और वो उसमें अपने आप का फ़ख्र महसूस कर सकते हैं। क्योंकि हम समाज में जो पेश करेंगे, तो अगर हमने किसी को चखाया नहीं तो वो कैसे बताएगा कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। सो वाव वुमनिया बैंड में अभी भी वैकेंसी है हमारे दर्शकों में से टैलेंटेड लड़कियां पार्टिसिपेट? हाँ ज़रूर, अगर आप कहीं से भी हैं,
और हम डेफिनेटली सिर्फ लासे की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत से कहीं भी कोई भी बेटी अगर सुन रही है और वो गाना चाहती है और हमारे साथ एक प्रोफेशनल पार्टनर की तरह गाना चाहती है जहाँ पर उसको थोड़ी ज़्यादा कुछ तो आमदनी होगी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से मैं आपको संदेश देना चाहती हूँ संगीत में जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ, ख़ास तौर पर उत्तर भारत में, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दूँ, वहाँ पर एक परंपरा है, वहाँ हमें फिर भी टैलेंट उस तरीके का मिलता है। हमारे यहाँ पर लड़कियों को गाना सिखाते हैं, बजाना नहीं सिखाते कि कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर ले। उससे क्या है कि उनकी निर्भरता है ना वो किसी म्यूजिशियन पर बनी रहती है। अगर म्यूजिशियन अवेलेबल है तो गा रही हैं, नहीं अवेलेबल नहीं तो गा रही है। और फिर कोई परफॉर्मेंस के लिए अगर महिलाओं की ही परफॉर्मेंस को लेकर जाना चाहें तो उसमें वो प्रोफेशनल स्तर तक बजाने के लिए लड़कियां उपलब्ध नहीं हैं। तो अगर वो बेटियां हमें मिलें तो मुझे बहुत अच्छा लगे, क्योंकि हम बिल्कुल चाहते हैं कि 101%, अभी तो फीमेल फ्रंटेड बैंड हो गया जब हमें मेल म्यूजिशियंस की मदद लेनी पड़ रही है, लेकिन अगर महिलाएं आत्मनिर्भर तब होंगी ना जब सारी की सारी खुद ही वो प्ले भी खुद भी कर रही हूँ और प्ले भी उस स्तर का कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा हल्का फुल्का बजाने से हम उसको मार्केट में एज ए प्रोफेशनल बैंड की तरह नहीं जा सकते। कोई चैरिटी के लिए हमको वैसे वुमेन प्रमोट करने के लिए कोई एक बार बुलाएगा, लेकिन अगर आप व्यावसायिक तौर पर डंके की चोट पे गाना चाहती हैं और उतना पैसा लेना चाहते हैं समाज से या जिससे भी आप क्लाइंट से लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी। तो उस क्वालिटी के लिए महिलाएं प्लीज़ आप सिखाइए। और मैं टीचर्स को भी कहना चाहती हूँ, संगीत की शिक्षकों को, कि प्लीज़ आप लड़कियों को गाना तो सिखाते हैं, उसके साथ साथ कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट उनको ज़रूर आना चाहिए। कोई रिदमिस्ट ढूंढो तो रिदमिस्ट नहीं है ना, और अगर किसी को आता है तो फिर वो सोलो बजाने लगती हैं कि फिर वो सोलो परफॉर्मर हो जाती है, वो फिर ग्रुप में या फिर संगत करने के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करें कि बंगाल की, पश्चिम बंगाल है ना, उत्तर प्रदेश थोड़ा है वहाँ पर कि लड़कियाँ आपको मिल जाती हैं, बट यस ये थोड़ा सा है, आप प्लीज़ इसमें मदद कीजिए। ज़रूरत है जी, उसमें ज़रूरत है। मैम आपने काफ़ी कॉर्पोरेट्स में भी काम किया है, ट्रेनिंग दी भी है और ट्रेनिंग ली भी है। कौन से विषय पे काम किया है और रीसेंट प्रोजेक्ट्स कौन से हैं आपके जिन पे काम जिन पे काम, एक्चुअली एक वर्क प्लेस यूफोरिया करके है कार्यक्रम, हमारा प्रोजेक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट। हाँ, हम उसमें प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस, कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और बचाव, इसको लेकर के हम बहुत काम करते हैं। वो कॉरपोरेट्स में हम काम कर रहे हैं। दूसरा है, बहुत सारी कॉरपोरेट में हम लोग जो मेरा सबसे ज़्यादा जिसके लिए मुझे लोग बुलाते हैं और याद करते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन है। जब आप उसमें शायद मुझे लगता है या कॉरपोरेट को लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ इन्वेस्टिगेशन में केस को, उसके लिए मुझे बहुत याद किया जाता है। और ट्रेनिंग्स में मुझे बहुत याद किया जाता है। ट्रेनिंग्स में हर तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, और ख़ास तौर पे जो आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं या आपके क्लास 4 एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको तो बहुत अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स भी हम देते हैं, उनको व्यवहार की होती है। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा, मैं इन्फोसिस कंपनी है उसके साथ काम कर रही हूँ, काफ़ी समय हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ काम किया, अभी गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट्स के साथ वो काम कर रही हूँ मैं। मुझे वो बहुत अच्छा अनुभव लगता है कि जब आप जो हमारे क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब क्लास 4 भी नहीं कहना चाहिए उन्हें, कि जो हमारे सबसे ज़रूरी एम्प्लॉयज़ हैं जिनके बिना हम काम ही नहीं कर पाते ना, तो उनको वो बार बार ट्रेनिंग्स कराते हैं हर बात की। अभी जैसे हमने चाइल्ड अब्यूज़ पे किया, ठीक है, फिर बहुत सारे और डोमेस्टिक वायलेंस पे हमने किया। पर उसी वर्ग को क्यों ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं, ऑफिसर्स को भी दी जाती है, ऑफिसर्स को भी दी जाती है, वो उनका सभी के लिए प्रोसेस है। लेकिन मुझे जो लॉट मिलता है वो ये है बिकॉज ऑफ माई कम्फर्ट इन पब्लिक स्पीकिंग विद एवरीवन। ग्राउंड लेवल पे आपने ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि हाँ, एक वो आम जन है, आम जन को मैं आम जन होकर के हाँ रिलेट करके उनको मैं बताती हूँ, ठीक है। और जो बाकी ट्रेनिंग्स होती हैं, जो कॉरपोरेट के और एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें भी मुझे बुलाया जाता है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इनके साथ काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि ये लोग फिर अपने अपने प्रश्न पूछते हैं ना। जब इनको कोई अपना सा लगता है तो फिर ये प्रश्न पे आते हैं कि मैम मुझे अच्छा ये बताओ। और बहुत सारे प्रश्न तो ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद 1-1.5 घंटा आपको नहीं छोड़ते हैं, फिर ये पूछेंगे वो पूछेंगे, फिर अपनी व्यक्तिगत चीज़ें भी पूछ रहे होते हैं ना। हो सकता है कि वो अपने ऑफिसर्स के साथ या अपने जो सीनियर्स के साथ वो उनका कंफर्ट लेवल नहीं डेवलप होता, क्योंकि एक शायद दूरी होती है, तो वो होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को तो हम करती हैं, लेकिन जो आउटसोर्स्ड हैं, आपने आउटसोर्स कंपनी से ले लिए किसी से, 100 एम्प्लॉय हैं, 150 एम्प्लॉय आ रहा है, उनको फॉर्मल ट्रेनिंग के से भी गुजारना चाहिए।
तो उनके भी करना होता है। तो मुझे अच्छा आई एम एंजॉइंग, किसी ना किसी के जीवन में कंट्रीब्यूट करती हूँ। जी जी मैम, ये जो रीसेंट प्रोजेक्ट है आपका सूचना सखी नेटवर्क, जी इसके बारे में थोड़ा विस्तार कीजिए। हाँ, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी है और बहुत इंटरेस्टिंग, और मुझे ये बेहद ज़रूरी लगता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर अगर हम मीडिया की हम बात करते हैं तो महिलाओं की भूमिका जो है वो सूचना को जनरेट करने में बहुत कम नज़र आती है। भारत में सूचना और प्रसारण के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान को बढ़ाना है। महिलाओं को इन्फॉर्मेशन की समझ की ये सूचना है, और सूचना को कैसे संप्रेषण करना, प्रेषित करना और प्रसारण करना, ये बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, और सूचना कितनी दी जा रही है, उनके लिए सूचना है कि नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सिटीज़न जर्नलिज्म को प्रमोट करने के लिए एक हमने सूचना सखी नेटवर्क बना रहे हैं पूरे देश में, जहाँ पर हम लड़कियों को सिखा रहे हैं हाउ टू राइट अ स्टोरी, हाउ टू राइट ए न्यूज़, कैसे आपको वीडियो बनाना है। तो उस नेटवर्क के तहत हम लोग वुमेन टीवी इंडिया, एक हमने डिजिटल प्रोजेक्ट है हमारा, तो उसके तहत हम लड़कियों को उस तरीके की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन न्यूज़ हम बना रहे हैं, और वुमेन के लिए पॉडकास्ट बना रहे हैं, वुमेन के लिए प्रोग्राम्स बना रहे हैं, वुमेन का हम होस्ट करने के लिए बुलाते हैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो वो महिलाओं के लिए हमने इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट में के क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी हो। मुझे लगता है कि अगर सही सूचना देना बहुत ज़रूरी है, सही सूचना हम क्यों नहीं दे सकती? जो सूचना हमारे लायक है, हमें अपनी सूचना का निर्माण करना चाहिए, हमें अपनी सूचना का चयन करना चाहिए, हमें प्रसारण करना चाहिए, है ना। ये हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। जी, तो आप इस पे काम कर रहे हैं। जी, इस पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। लाइक अभी तक हम लोगों ने 4000 महिलाओं को जोड़ लिया है, और उम्मीद करती हूँ कि हम लोग काफ़ी इस पे काम करेंगे, और धीरे धीरे, क्योंकि ये तकनीक से जुड़ा हुआ काम, ये ऐसा नहीं है कि आप किसी को एक लेक्चर दे देंगे उसको समझ में, इसलिए जागरूकता नहीं है, इसके साथ टेक्निकल स्किल जुड़ा हुआ है। उसको कैमरा पता होना चाहिए, उसको एडिटिंग पता होना चाहिए, उसको लाइट पता होना चाहिए। वास्ट ट्रेनिंग है, ये बड़ा है। हाँ, तो इस करके छोटे से स्टार्ट करें, और फिर चुनौतियाँ हैं इसमें बहुत बड़ी। आप अगर मोबाइल से किसी को बताते हो, मोबाइल से कुछ करने के सिखाते हो, तो महिलाओं के पास तो मोबाइल नहीं है, मोबाइल तो पति के पास है या पुरुष के पास है, जो ब्रेड अर्नर है उसके पास है। अब गाँव की बात कर लेते हैं, रीच। शहरों में भी ऐसा भी नहीं है कि शहरों में सब महिलाओं के पास है। तो उस तरीके से फिर तकनीक के लिए इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेनिंग के लिए इक्विपमेंट चाहिए होता है। यू नीड ए कंप्यूटर, आपको कैमरा चाहिए, आपको सब चीज़ें चाहिए। तो वो धीरे धीरे हम लोगों से मांग भी रहे हैं कि आपके कैमरे नहीं यूज़ हो रहे हैं तो हमें दे दीजिए, आपके लैपटॉप्स आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो हमें दे दीजिए। हम लड़कियों को देते हैं सिखाने के लिए। तो आपके पास कोई मीडिया से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट यदि आपके पास काम नहीं आ रहा है, आपने नया मॉडल ले लिया है, कुछ नया कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें डोनेट कर दीजिए। हमें बहुत सारी बेटियों को डिज़ाइनिंग सिखाना है, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग करना सिखाना है, उनको बहुत सारी चीज़ें हमको मीडिया के क्षेत्र में सिखाना है। क्योंकि अगर आप डिजिटल नहीं जाएंगे, ये एक इसीलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं डिजिटल भारत बनेगा, और महिलाओं के डिजिटल हुए बिना तो डिजिटल भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। आधी आबादी को यदि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नहीं लाएंगे और डिजिटल अवेयरनेस नहीं होगी, और आज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिजिटल लिटरेसी की, तो डिजिटल लिटरेसी पर ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे काम करते हुए। So at last, मैम, what is your take on women empowerment? पूछना बहुत ज़रूरी है। जी, मुझे लगता है कि जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है ना, वैसे तो मैं जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी पर बिलीव करती हूँ कि दोनों बराबर होना चाहिए, है ना। अभी क्या है, अगर एक नीचे है ना तो एक ऊपर है, तो इसको जोर लग रहा था, ठीक है। अब आपकी पहले से यहाँ जगह, आप यहाँ जगह, तो किसी की तो जगह हट रही है ना, तो महिलाओं को तो कुछ जा नहीं रहा, महिलाओं को तो मिल ही रहा है, जा रहा है, इनका जा रहा है, ठीक है। परेशानी इनको, हमको है नहीं। तो महिला सशक्तिकरण में ये महिलाएं बराबरी पर यदि आती हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम सशक्तिकरण का ना सिर्फ ना तो नारा लगा सकते हैं, और नारे ही लगाने से काम चलेगा, ना धरने प्रदर्शन से चलेगा, हमें अपनी योग्यताओं को बढ़ाने से चलेगा। क्या हम जिनके साथ मुकाबला करने, उतने के लिए आपने अपनी योग्यता को बना लिया है, पहले तो आप शिक्षित हो जाइए, ठीक है, और फिर उसके बाद आप लगातार अपने आप को और ज़्यादा मजबूत स्किल्स के साथ आप बनाते रहिए, फिर आप उनके बराबर आइए, वो अच्छा है। और सशक्तिकरण जो है वो आर्थिक सशक्तिकरण होना चाहिए महिलाओं का।
आपको कोई जो निर्भर करे रहेगा किसी पर, ठीक है, तो गुलाम की आवाज़ नहीं होती, उसके पास हाँ जी होता है ना। आप आत्मनिर्भर हैं तो आप कुछ भी कर सकती हैं। तो अगर आप आत्मनिर्भर हैं ना, तो सहयोग की स्थिति में आमने सामने आ सकती हैं। ठीक है, मैं इतना सहयोग करूँगी, इतना आप करिए, लेकिन आप पूर्णतः डिपेंडेंट हैं तो नहीं होगा ना। तो बराबरी पर आप आइए। आर्थिक आपको सशक्तिकरण की ज़रूरत है, अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, आपको शैक्षिक रूप से आपको समतर होना, समान होना है। आर्थिक चाहिए, सामाजिक आपको चाहिए, सामाजिक में बहुत सारी कुरीतियाँ जिसमें महिलाएं जिनको बल देती हैं, आपकी जागरूकता सही होगी, आप बल नहीं देंगी, समाज में वो चीज़ें हट जाएंगी। क्योंकि आप अपने जो बच्चे हमारे पैदा होते हैं उनको बहुत सारे संस्कार तो हम ही देते हैं, हम ही सिखाते हैं। तो लड़कों की ट्रेनिंग हमें ही करानी है। अभी क्या हो रहा है कि हम जो भी सशक्तिकरण, जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को लगता है कि मुझे समाज की सेवा करनी है तो महिला सशक्तिकरण पे आ जाएगा। और महिला सशक्तिकरण पे प्लीज़ सॉरी टू से कि सिलाई मशीनों से महिला सशक्तिकरण नहीं होता। 4 दरियाँ 10 में सिलाई मशीन खोल करके एक सिलाई सेंटर से सशक्तिकरण नहीं आ रहा, ठीक है। ये बहुत बड़ी टर्म है। आपको सामाजिक राजनैतिक सशक्तिकरण आपको चाहिए, आर्थिक सशक्तिकरण चाहिए, आपको स्वास्थ्य के हिसाब से आपको अपना ध्यान रखना है। तो हर तरीके का जब आप एक समाकेतिक मतलब कि सबको मिला करके, तो आप एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में और जिम्मेदार व्यक्तित्व के रूप में, ये नहीं कि आप सशक्त हो गए हैं तो फिर आप ये सोचें कि दुनिया है ही नहीं कुछ, यू आर नो वेयर टू टॉर्चर एनी वन अराउंड यू, सशक्तिकरण के नाम पे। तो पुरुषों के साथ बराबर आना, सहभागिता। और चुनौती समाज में ये हो रही है कि लड़कियों को तो हम रोज़ ट्रेनिंग दे रहे हैं, लड़कियों से तो हम रोज़ बात कर रहे हैं, सिखा यदि हम नहीं रहे हैं ना, तो लड़कों को। आज के दिन मैं अभी आंकड़े देख रही थी, मैं इस वक्त साथ में नहीं लाई हूँ तो नहीं बता पाऊँगी कि कितना, लेकिन जो आत्महत्या के केसेस का जो आंकड़ा था वो पुरुषों का बढ़ रहा है, लड़कों का बढ़ रहा है। उसका कारण ये है, मैं जहाँ तक एक एक्टिविस्ट के रूप में या एक सामाजिक सोशल एजुकेटर के रूप में मैं देख पाती हूँ, वो ये है कि हमने लड़कियों को तो सशक्त बना दिया, लड़कों को हमने ये नहीं सिखाया इन सशक्त लड़कियों के साथ डील कैसे करना। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम नाउअडेज, कि इनको कैसे, क्योंकि उनको जो रोल मॉडल उनके घर में उनकी माँ या उनके आसपास का परिवेश है जो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी चल रहा है, जो किचन भी चल रहा है, हाँ जी भी चल रहा है, कपड़े भी धुल रहे हैं, सब कुछ धुल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो वो एक जो सपना देख रहा है कि मुझे तो किस तरीके से सामंजस्य बिठाना नहीं आ रहा, वो जब लड़की जब आती है वो तो नए माइंडसेट के साथ आ रही है, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपको एडजस्ट करना इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपको बताया नहीं गया, वहाँ प्रॉब्लम है। उससे क्या है कि जब वो डोमिनेंट स्थिति पर आती है तो ये कहीं ना कहीं ईगोज़ हो जाती है, कहीं फैमिली वाले भी कहते हैं, वो माँ भी कह देगी कि तूने कैसे उसका सुन लिया, सह लिया। वो डिप्रेशन में ना तो उधर कह पाता ना उधर कह पाता, ना उससे सामंजस्य बैठ रहा, तो सुसाइड रेट जो है वो बढ़ता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम किसी को मारने के लिए नहीं है भाई, हमने उनको जन्म दिया है, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उनका पोषण करें, है ना। तो हमें सीखना भी है, सिखाना भी है। और समाज में दोनों के बिना तो चलेगा नहीं, अकेले हम नहीं चल सकते हैं। और मैं खुद में ये मानती हूँ कि लाइफ के अंदर एक इंडिविजुअल एज ए वुमेन जो खूबसूरत अनुभव आपको एक पुरुष करवाता है वो कोई करा ही नहीं सकता। तो आप उन खूबसूरत लम्हों को सिर्फ उसी के साथ जी सकते हैं, मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है। हो सकता है बाकी महिलाओं की राय शायद थोड़ी अलग होती होगी। तो मेरे कहने का भाव है कि दोनों को मिल करके प्यार से, जिम्मेदारी को समझते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। कोई किसी से ना ऊंचा है ना नीचा है। हाँ, कोई अगर जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस डोमेस्टिक वायलेंस पे हम काम कर रहे हैं, ये भी मुझे बताना था। हम बहुत सारा काम, हम चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ पे काम कर रहे हैं। तो हमें जिस तरीके से कार्यकर्ता मिलते हैं, जिस तरीके से हमारे पास मोटिवेटेड यूथ आता है या यूथ आता है कि हमें काम करना है, तो हम उनको मोटिवेट करते हैं, सिखाते हैं कि आप इस दिशा में ऐसे काम कर लीजिए। बहुत सारी जो संस्थाएं हैं उनको भी मैं गाइड करती हूँ, उनको भी ट्रेनिंग्स करवा देती हूँ कि आपको इस दिशा में काम करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। तो उसके लिए मैं सहमत हूँ, पर समाज हम दोनों से ही चलेगा, प्यार से चलेगा। और प्यार तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, प्यार से तो हम ये जंग नहीं होती जो आज हो रही है ना। तो प्यार तो जीना सिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे काफ़ी कुछ सीख के उम्मीद करते हैं कि काफ़ी लोग
इंस्पायर हुए होंगे, और मैं तो बचपन से ही हूँ। आप जैसी बहुत बेटियां हैं जो एक मेंटर के रूप में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं हमेशा सही से गाइड करूं, और आप सबका प्यार जो है मुझे और ज़्यादा एनर्जी मुझ में देता है। और चलते चलते यदि मैं एक संदेश देना चाहूँ तो मेरा सबके लिए संदेश है, चाहे वो हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, लड़के लड़कियां, सभी के लिए, या NGOs में काम कर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हो, तो आपके लिए मेरा संदेश ये है कि हमको सूर्य बनना है। सूर्य पता क्या होता है कि वो अपनी ऊर्जा खुद ही जनरेट करता है, अपने ऊपर से लपट अंदर से ही उसकी आती है, फिर एक लपट का एक समय होता है ना, फिर वो ख़त्म होती है, लेकिन उसके अंदर से फिर एक लपट आ जाती है। तो हमको अपना सूर्य बनना मतलब हमको अपनी एनर्जी खुद बनना है, और हमको अपना मोटिवेशन खुद बनना है। अगर हम दूसरों पर निर्भर होंगे ना कि कोई मोटिवेट करेगा, कोई सपोर्ट करेगा, कोई हेल्प करेगा तो मैं सीखूंगा, तो नहीं। वो सूर्य इसीलिए सारे के सारे ब्रह्मांड को प्रकाशमान किए रखता है, क्योंकि वो खुद मिटता है, फिर उसको जीना आता है। उसको अपने भीतर की ऊर्जा, अपनी फायर को आपने मरने नहीं देना है, और जब तक ये आपके अंदर फायर जिंदा ना, आप ऐसे ही चमकते रहोगे। जय हिंद। सो ये थी हमारी आज की खास बातचीत हमारे स्पेशल गेस्ट सुनीता धारीवाल के साथ। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई पर्सनालिटी, नई इंस्पिरेशन के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।